तो हो गया। एफ ब्लॉक तत्वों में आज बात करेंगे लेंथेनाइड संकुचन की, पेपर में आता है, ठीक है। लेंथेनाइड संकुचन बोल लो, आकुंचन बोल लो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल लो, ठीक है। लेंथेनाइड संकुचन या एक्टिनोइड संकुचन एक ही चीज है दोनों। लेंथेनाइड में संकुचन होता है किसके? लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का, मतलब सीरियम से लेकर और ल्यूटेशियम तक क्या होता है, तुम्हारा जो तत्वों का आकार होता है वो क्या होता है? संकुचित होता है। अगर एक्टिनोइड संकुचन की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक 90 थोरियम से लेकर और कहा परमाणु क्रमांक 103 लॉरेंशियम तक। तो यहां तक क्या होता है? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के आकार में क्या आती है? कमी आती है, ठीक है। जो परमाणु का आकार होता है वहां पर क्या होता है? कमी। संकुचन का मतलब क्या होना? सिकुड़ना। तो यहां पर जैसे लेंथेनॉइड संकुचन है तो जो लेंथेनॉइड श्रेणी के परमाणु का आकार या आयनों का आकार होता है वो क्या होता है? सीरियम से लेकर और ल्यूटेशियम तक एकाएक क्या होता है? निरंतर कम होता जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? लेंथेनाइड संकुचन बोला जाता है। तो इसके पीछे का रीजन देखना है। रीजन के साथ साथ ये भी देखना है कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, मतलब किस किस चीज को ये प्रभावित करता है। तो हेडिंग डालना परमाणु तथा आयनों का आकार। क्या बोला? लेंथेनाइड संकुचन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। लेंथेनाइड संकुचन। तो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में क्या होना? जो आकार होता है उनका कम होना, ठीक है। क्या होता है? कम होता है। तो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में क्या होता है? जो तुम्हारा अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है कौन से वाले में जाता है? 4f। किसमें प्रवेश करता है? 4f में। और एक्टिनोइड में किसमें जाता है? 5f में। तो यहां पर क्या होता है? जो लेंथेनम के बाद कहा? सीरियम से लेकर और ल्यूटेशियम तक, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो लेंथेनम से लेकर कहां तक? ल्यूटेशियम तक, क्योंकि लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्व। तो लेंथेनम के बाद जो आने वाले तत्व है परमाणु क्रमांक 58 से लेकर और 71 तक, उनके परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या में क्या आती है? कमी आती है, ठीक है। तो लेंथेनाइड संकुचन लिखना लेंथेनम से ल्यूटेशियम। ये तो होगी परमाणु आकार की बात करूंगा। जब आयनिक आकार यानी कि आयनिक त्रिज्या की बात करूं तो क्या बोलूंगा? लेंथेनम 3+ होता है से Lu 3+, ठीक है। तक परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या में परमाणु अथवा आयनिक त्रिज्या में निरंतर कमी होती रहती है, में निरंतर कमी होती रहती है, जिसे क्या बोला जाता है? लेंथेनॉइड संकुचन। जिसे लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं, ठीक है। अब लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों में क्या होता है? जो तुम्हारा 4f या n-2f कक्षक होता है, ठीक है। वो क्या होता है? जैसे यहां पर देखो, जैसे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व है
तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या क्या आता है, 4f आता है, 6s आता है और साथ में क्या आता है 5d। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर नजर मारोगे तो 4f आता है, 6s भी आता है और क्या आता है 5d, ये भी आता है। क्या क्या आता है 4f, 5d और 6s। तो अब जो तुम्हारा 4f वाला है वो किससे पहले आ रहा है 5d और 6s से। जो तुम्हारा 4f वाला है वो किससे पहले आ रहा है 5d और 6s कक्षकों से पहले आ रहा है। तो मेन कारण, एक कारण तो ये होता है कि आकार घटता क्यों है, क्योंकि जो 4f जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाना है वो 5d और किससे पहले आ रहा है 6s से आ रहा है। यहाँ पे किससे पहले आ रहा है 4f। जैसे मैं अगर इलेक्ट्रॉन सपोज दैट दिखाता हूं तो ये मैंने कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया होगा इसका। जैसे ये नाभिक है, क्या है नाभिक, सबसे पहले किस में जाएगा 1s में, उसके बाद 2s 2p, उसके बाद 3s 3p 3d, उसके बाद 4s 4p 4d 4f, उसके बाद 5s 5p 5d, उसके बाद 6s 6p 6d। इस तरीके से अब यहां नजर मारो, ये 4f आ रहा है, यहां जो मैं गोले बना रहा हूं ये, तो इन तीनों में से पहले कौन सा आ रहा है 4f आ रहा है। इन तीनों में से पहले कौन सा आ रहा है 4f, इसके बाद कौन आ रहा है 5d और 6s आ रहा है। तो कहने का मतलब जो तुम्हारा जहां अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो किस किस से कक्षक या उपकोष से पहले आ रहा है 5d और 6s से पहले। तो लिखना नीचे से लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड श्रेणी में 4f यानी कि n-2f 4f n-2f कक्षक के किस किस से पहले आता है ये 5d के 5d यानी कि n-1 d कक्षक 5d कक्षक, ठीक है। n माइनस ये 5d के 5d से पहले आने के कारण 5d और 6s भी है, 5d और 6s यानी कि ns से पहले आने के कारण परमाणु आकार क्या होता जाता है, घटता जाता है। परमाणु आकार में कमी होगी। अब देखो यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किसके आधार में भरा जाता है n+l, n+l नियम होता है। तो हमें पता है कि s के लिए l का मान क्या होता है 0, p के लिए क्या होता है 1, d के लिए क्या होता है 2 और f के लिए क्या होता है 3। तो जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसको बाद में भरा जाता है और जिसकी ऊर्जा कम उसको पहले भरा जाता है। जैसे मैं 4f 5d और 6s में निकालता हूं तो जैसे 4f के लिए निकालता हूं n+l तो n का मान कितना है यहां पर 4 आया और l का मान कितना है f के लिए 3, कितना आ गया 7। इसके बाद देखो 5d है, n का मान कितना है 5, लेकिन d का कितना है यहां पे 2, कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। इसके बाद क्या बचा 6s, 6 + 0 6।
अब खुद देखो जो कम ऊर्जा है, कम ऊर्जा किसकी है? 6s की। मतलब ये क्या होगा? पहले भरा जाएगा। सबसे पहले कौन भरा जाएगा? 6s वाला। ठीक। उसके बाद देखो यहां पर 4f का मान भी 7 आया और 5d का मान भी क्या आया? 7। अब इन दोनों के मान बराबर आ गए। जब भी मान बराबर आते हैं तो उसके बाद किसका मान देखा जाता है? n का मान। तो जिसके n का मान बड़ा होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। जिसके लिए n का मान कम होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है? कम। यहां पर n का मान कितना है? 4। यहां पर n का मान कितना है? 5। मतलब पहले कौन भरा जाएगा? 4f। उसके बाद कौन भरा जाएगा? 5। अरे n का मान कितना आया? ये 5। ये क्या है? 4। तो मतलब यहां पर देखो दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहां पर देखो जैसे ये 5d लास्ट में आएगा, 5d क्या आएगा? लास्ट में, और 4f क्या आ जाएगा? पहले। तो 4f और क्या? 5। तो अब देखो जो तुम्हारा 4fn-2f कक्षक है वो किससे पहले आ रहा है? 5d से पहले भरा जाएगा। वो किससे पहले भरा जाएगा? इलेक्ट्रॉन 5d से पहले। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर देखो इस तरीके से आएगा ये। ठीक है। किसके आधार पर निकाला? जो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। तो अब यहां पे देखो जो तुम्हारा 5d है उससे पहले कौन आ रहा है? 4f। तुम्हारा 5d वाला है, 5d किससे पहले आ रहा है? 4f से 4f आ रहा है। 4f किससे पहले आ रहा है? 5d से पहले। ये तो अब यहां पे देखो जैसे जो s और p कक्षक होते हैं, जो क्या होते हैं? s और p कक्षक, वो क्या होते हैं? नाभिक के निकट होते हैं। ठीक है। जो s और p कक्षक होते हैं, s और p कक्षक, ये क्या होते हैं? नाभिक के निकट। नाभिक के निकट होते हैं। ठीक है। किसके निकट होते हैं? नाभिक के निकट। तो अगर नाभिक के निकट होगा तो यहां पर क्या करेंगे? जो तुम्हारे s और p कक्षक के इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षण होगा इनके बीच में। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। जो तुम्हारे s और p कक्षक नाभिक के क्या होते हैं? निकट होते हैं, जिससे इनके द्वारा क्या होता है? प्रतिकर्षण क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है। तो ये क्या दिखाते हैं? प्रतिकर्षण उच्च। प्रतिकर्षण क्या दिखाएंगे? उच्च दिखाते हैं। लेकिन जो d और f कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़ा नाभिक से दूर होते हैं। ठीक है। d और f कक्षक, तो ये क्या करते हैं? दुर्बल प्रतिकर्षण दिखाते हैं। दुर्बल प्रतिकर्षण दिखाने का मतलब क्या है? कि परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। परिरक्षण प्रभाव बताया था मैंने कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की क्या करना? रक्षा। तो यहां पर अगला पॉइंट लिखना, d और जो क्या होते हैं? f कक्षक, जो क्या होते हैं? d और f कक्षक। d और f कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? दुर्बल प्रतिकर्षण होता है इनका। d और f कक्षक के कारण दुर्बल प्रतिकर्षण। अगर दुर्बल प्रतिकर्षण होगा तो परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा? परिरक्षण प्रभाव कम। और अगर परिरक्षण प्रभाव कम होता है तो इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अधिक। अब जैसे परिरक्षण प्रभाव है,
जो परिरक्षण प्रभाव होता है सबसे अधिक होता है एस का, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, और सबसे कम किसका होता है एफ का। ये किसका क्रम है, परिरक्षण प्रभाव। तो जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो किस पर निर्भर करता है, कक्षकों के आकार पर, जो उपकोष है उनके आकार पर। एस का आकार क्या होता है, गोल, इसलिए वो क्या कर पाता है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से रक्षा कर पाता है। मतलब वो क्या करेगा, जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे देखो ये है, सपोज है ना बाह्यतम कोष का, जैसे ये है, इसके बाहर क्या है, कोई एस वाला है, फिर पी डी, इस तरीके से। जैसे यहां पर देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d। जब यहां देखो ये जो तुम्हारा नाभिक के पास है कौन कौन सा है, एस और पी वाले ज्यादा पास है। जैसे जो है ये नाभिक क्या करेगा, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा होगा, तो ये जो एस कक्षक है ये क्या कर देगा, जो एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, धक्का दे देगा। क्या कर देगा, धक्का दे देगा, जिससे परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण है वो क्या हो जाएगा, अधिक। लेकिन अगर यहां पर जो है तुम्हारा जैसे डी वाला होता, ठीक है, जैसे यहां पर देखो सबसे पहले कौन सा है, 6s है, उसके बाद जैसे यहां पर 4f 5d और 6s, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है अभी 6s कहां चला गया, नाभिक से दूर है। उससे पहले कौन है, यहां पर 4f है। इस 4f और जो d और f है इनका परिरक्षण प्रभाव क्या है, कमजोर है। ये नाभिक क्या करेगा, बाह्यतम कोष, मतलब परिरक्षण प्रभाव कमजोर होने का मतलब क्या है, प्रभावी नाभिक का आवेश क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही अपनी ओर खींच लेगा तो बचाने वाले कक्षक कौन से हैं, 4f और 5d वाला है। लेकिन इनका परिरक्षण प्रभाव, रक्षा करने का प्रभाव क्या होता है, कमजोर होता है। तो ये क्या नहीं कर पाते, यहाँ पर प्रतिकर्षण नहीं दिखा पाते, जिसके कारण नाभिक क्या कर लेता है, इसको अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। आकार क्या हो जाता है, छोटा। तो इसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पर लेंथेनाइड संकुचन बोला जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर लिखना, क्योंकि एफ कक्षक और कौन सा वाला एफ, n-2f, कौन सा वाला एफ, n-2f के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे n-2f में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद भी प्रतिकर्षण क्या होता है, दुर्बल ही रहता है। प्रतिकर्षण क्या होता है, दुर्बल ही रहता है। F में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद भी आकार में क्या कमी होती है, क्योंकि F का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। तो दूसरा क्या है कि जो तुम्हारा 4f वाला है वो नाभिक के निकट है,
ये नाभिक क्या कर लेगा, इस 4f के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। दूसरा क्या बोला कि जो तुम्हारा 4f वाला है, कौन सा है, 4f वाला, तो 4f के नाभिक के निकट होने के कारण 4f के इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षित कर लेता है। दिख रहा 4f 5d और 4f 5d और 6s में से जो है निकट कौन है ज्यादा, नाभिक के 4f वाला। तो 4f के तुम्हारा नाभिक के निकट होने के कारण, समीप होने के कारण क्या, उनको आकर्षित कर देते हैं, और जिसके कारण तुम्हारा जो प्रभावी नाभिकीय आवेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है, आकर्षित कर लेता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है। अब अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक और परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, कम, तो क्या होगा फिर, अरे क्या होगा, आकार क्या होगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव कम और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, अगर अधिक होगा, तो वहां पर क्या होगा, जो परमाणु का आकार है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यहां पे ये दो कारण है। ठीक है, एक क्या बोला कि जो तुम्हारा 4f है वो किससे आ रहा है, 5d से पहले, तो यहां पर जो है 4f का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होने के कारण वो नहीं क्या कर पाएगा, नाभिक के जो बाह्यतम कोष है, मतलब जैसे सपोज दैट बाह्यतम बाहरी वाला कोष कौन सा है, 6s वाला है, तो उसके इलेक्ट्रॉन की रक्षा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसी कहानी, धमाल मूवी देखी तुमने, धमाल में ना वो पीछे साइड वो कौन है, तो बंदूक लेके संजय दत्त रहता है, उसके पड़ा हुआ दादी रहता है, वो कभी ट्रक के नीचे छुपता है, ट्रक वाला चला जाता है, वो सोच रहा मेरे ऊपर ट्रक है, वो ऊपर से आता है, वो परिरक्षण प्रभाव क्या है, दुर्बल। दूसरे केस में क्या होता है, वो बिल्डिंग में छुप जाता है, वो सोचता है चारों तरफ से दीवार है, वो पीछे भी जाता है, ऐसे में दरवाजे वहां छुप जाता है, पीछे खुला रहता है, संजय दत्त पीछे जाता है, ऐसे वहां से वो जैसे ना नई बिल्डिंग बन रही होती है, रितेश देशमुख रहता है उसमें, जो भी है संजय दत्त भी रहता है, वहां भी मतलब नहीं होता, वो तो डाकू रहता है, वो छुप जाता है, इसमें रितेश देशमुख भी रहता है, वो ऐसे छुपे रहते हैं वहां पे, वो देखते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, वो पीछे से ऐसा आता है, वहां से बिल्डिंग को लांग के वहां एक बार ट्रक के नीचे ऐसे छुप जाता है, वो सोचता है मैं बच रहा हूँ, लेकिन ट्रक वाला चला जाता है, वो नीचे वहां सो रखा है, संजय दत्त है ऊपर देख रहा है उसको, क्या होगा नीचे वहां, तो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। अगर कहीं किसी बंद बिल्डिंग में होता तो मतलब नहीं है कोई अंदर आया। ठीक है, ऐसी कहानी होती है यहाँ पे कि एफ के है तुम्हारे बाह्यतम कोष के, मतलब कुछ ना ऐसी कहानी जैसे मतलब बाहरी जो यहाँ पे बाहर सबसे पीछे बैठे हैं, तो आकार छोटा कब होगा, मैं जब क्या करूंगा, सबसे पीछे वाले को अपनी ओर खींच ले आऊंगा। मैं नाभिक हूं, अगर मैं क्या हूं, नाभिक, इस क्लास का आकार मतलब तुम सब क्या हो, इलेक्ट्रॉन, मैं पीछे से जो है उस इंटर कॉलेज वाली लाइन को इधर खींच के लाता हूं। ठीक है, उस लाइन को अगर मैं क्या कर देता हूं, इधर खींच के लाऊंगा, उस लाइन को अगर मैं इधर खींच के लाऊंगा तो बीच वाले भी क्या आएंगे, फिर मेरी ओर आएंगे। लेकिन यहां पे दो फोर्स काम करते हैं, एक तुम्हारा परिरक्षण प्रभाव और दूसरा क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब मैं नाभिक था, मैंने जो है कितना प्रभाव दिखाया बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर, कुछ ताकत मेरी होगी। जब मैं प्रभावी नाभिकीय आवेश होने के तौर पे जो है उनको अपनी ओर खींच रहा हूं, क्या तुम लोग बीच में जो इलेक्ट्रॉन बैठे खींचने दोगे? मेरे को तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मेरे को तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उससे क्या करोगे, उसको तुम पीछे की ओर धकेलोगे। अगर मेरी ताकत ज्यादा हुई तो मैं उनको जो है तुम्हारे साथ साथ इधर ले आऊंगा अपनी ओर, तो मतलब आकार क्या हो जाएगा, छोटा। अगर तुम्हारी ताकत मेरे से ज्यादा हुई तो तुम क्या कर दोगे, उसको जो भी लात घुसे मार के जो है उधर पीछे बिल्डिंग से बाहर फेंक दोगे, तो आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है अधिक
तो आकार क्या होता है? छोटा, क्योंकि नाभिक क्या कर लेता है? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, तो आकार क्या हो जाएगा? छोटा। दूसरा, अगर परिरक्षण प्रभाव भी कम होगा तो इसका मतलब वहां पर नाभिक का आवेश क्या हो जाएगा? ज्यादा। मेरी ताकत क्या है? ज्यादा, तो मैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो बाहरी वाली लाइन है उन पे क्या दिखा दूंगा? ताकत। तो कहने का मतलब जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, नाभिक का कितना प्रभाव है किसके ऊपर? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। जो परिरक्षण प्रभाव होता है, आंतरिक कोश में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण करते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण का मतलब क्या है कि वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की रक्षा करना चाह रहे हैं। किससे? नाभिक से। मैं वहां से इधर खींचना चाह रहा हूं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उसको उधर धक्का दे रहे हो। तो अगर तुम्हारे पास ताकत ज्यादा हुई, जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या दिखाते हैं? परिरक्षण प्रभाव, मतलब रक्षा करने का प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं जिसको, आवरण प्रभाव। तो अगर आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हुआ तो आकार क्या हो जाएगा? बड़ा। और अगर जो है तुम्हारा प्रभावी नाभिकीय आवेश हुआ क्या? कम, तो तब भी आकार क्या हो जाएगा? बड़ा। लेकिन अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश, मेरी ताकत ज्यादा हुई तो मैं वहां से पीछे से उनको खींच ले आऊंगा, तो उसके लिए तुम्हारी ताकत का क्या होना जरूरी है? कम। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर दोनों केस हो रहे हैं। एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी अधिक हो रहा है। अधिक किस कारण से हो रहा है कि 4f कहाँ है? तुम्हारे नाभिक के निकट स्थित है। वो क्या कर ले रहा है? उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले रहा है, जिसके कारण जो है नाभिक का प्रभाव क्या हो जा रहा है? अधिक हो जा रहा है। दूसरा केस क्या है कि जो तुम्हारा यहां पर देखो, ये जो f कक्षक होता है उसका आकार क्या होता है? जटिल आकार होता है, अच्छा आकार नहीं होता है उसका, बेकार आकार होता है। तो आकार खराब होने के कारण क्या होता है कि जो तुम्हारे f कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब अगर ताकत से प्रतिकर्षित करते एक दूसरे को, अगर एक दूसरे को वहां पर क्या करते हो? धक्का देते अच्छे से, तो वहां पर क्या हो पाता? फिर वो आकार बड़ा होता, मतलब परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता? अधिक। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जिससे मतलब N-2f जो 4f वाला है उसमें इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता जाएगा। जैसे तुम्हारा जो है लैंथेनम है या तुम्हारा सीरियम है, सीरियम में 4f2 है, उसके बाद जो तुम्हारा प्रेसिडाइओमियम है उसमें क्या आ गया? 4f3 आ गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, लेकिन वो किस में बढ़ रहा है? 4f में। और 4f का जो तुम्हारा परिरक्षण प्रभाव होता है वो क्या होता है? कम होता है। लेकिन जैसे जैसे जो है तुम्हारा 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, वैसे वैसे नाभिक में किसकी संख्या भी बढ़ती जाएगी? प्रोटॉन की संख्या भी। क्या बोला मैंने? जैसे जैसे यहां पर जो है तुम्हारा 4f में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 4f वाले में ही जाएगा। तो जैसे जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 4f में जा रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है? वहां पर नाभिक के पास भी क्या जा रहा है? प्रोटॉन में संख्या बढ़ गई। मतलब जैसे ना 58 था, तो 58 के बाद क्या हो गया? 59 के बाद क्या हो गया? 60 के बाद क्या हो गया? 61। तो कहने का मतलब 58 हुआ, तो सपोज दैट 4f2 था, 59 में क्या हो गया? यहाँ पर 4f3। 60 में क्या हो गया? 4f4। ये 4f2 है, ये 4f3 है, ये 4f4 है। इस तरीके से हो, मतलब 4f में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। मतलब वहां पर क्या होना था? इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे तो इलेक्ट्रॉन की ताकत क्या होनी चाहिए थी? ज्यादा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो किस में भर रहा है? 4f वाले में, जो कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन भरने के बाद भी क्या होता है? वहां पर एक दूसरे को क्या करते हैं? दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब अच्छे से जो है एक दूसरे को धक्का नहीं दे पाते हैं वहां पर। दूसरी चीज क्या है? जैसे जैसे 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नाभिक में भी क्या बढ़ता जाएगा? प्रोटॉन बढ़ता जाएगा। तो 4f के इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन है वो क्या है? उसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। मतलब ऐसी वाली कहानी मानो जैसे ना एक बच्चा है, इधर बिठा दिया, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, मैंने दूसरा टीचर ला दिया, प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, तो अब प्रभाव किसका होगा ज्यादा? पहले मैं एक नाभिक जो है जितने बच्चे 40, 45, 50 जितने बच्चे उनको संभाल रहा था, मैंने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, 4f में कितना किया? 3 किया। वहीं भी मैंने एक नाभिक में क्या किसकी संख्या बढ़ेगी? प्रोटॉन की। मतलब एक टीचर और आ गया, तो किसका प्रभाव ज्यादा होगा? टीचर का। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पर तुम्हारा जो है 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नाभिक में किसकी संख्या भी बढ़ रही है? प्रोटॉन की संख्या भी।
और 4f का आकार जो है अच्छा ना होने के कारण उसका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, दुर्बल होता है। परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होने के कारण यहाँ पर जो तुम्हारा प्रभावी नाभिक आवेश है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो यहां पर नीचे से लिखना 4f में परमाणु क्रमांक 58 से आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी वृद्धि होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन F कक्षक में ही प्रवेश करता है, जिसका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के बावजूद भी वो क्या नहीं करेंगे, अच्छे से प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, तो दुर्बल होता है। और यहां पर क्या हो जाता है, दुर्बल होता है और F कक्षक के इलेक्ट्रॉन F कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद भी ये एक दूसरे को दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं और जैसे जैसे 4f में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं वैसे वैसे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती जाती है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। तो वृद्धि होगी तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नाभिक का अगर प्रभाव अधिक होगा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर, तो वो क्या कर लेगा, उसके आकार को संकुचित कर लेगा, छोटा कर देगा, जिससे परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या घटती है। यहां देखो, अब देखो लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम। पैसा बर्बाद। लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम। लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम। पहला जो परिणाम है, एक चीज बताओ, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहां पर परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, कम। लेकिन यहां पर लैंथेनाइड संकुचन के कारण क्या हो जाता है, जो 4D श्रेणी है तुम्हारी, 4D श्रेणी यहां पर ये 3D है और ये 4D है।
4D श्रेणी का आकार बराबर हो जाता है 5D श्रेणी के तत्वों का। जबकि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चल रहे थे तो जो सबसे ऊपर होगा वो छोटा होगा, जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे वो क्या होना था, बड़ा। पीछे हमने उसमें पढ़ा है D&F ब्लॉक में, परमाणु का आकार में। तो 4D का आकार किसके बराबर हो जाता है, 5D के आकार के बराबर। क्योंकि यहां पर देखो ये तुम्हारा 4D सीरीज है और ये 5D, तो 5D में कौन आ रहा है, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व। अरे उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या आ रहा है, 5D। तो 5D में जो है लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व आने के कारण वहां पर जो तुम्हारे 4D श्रेणी के तत्व है वो किसके बराबर हो जाते हैं, 5D के बराबर। किसके कारण, लैंथेनाइड संकुचन के। तो पहला लिखो 4D श्रेणी, जो कि कौन सी थी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी। 4D श्रेणी के तत्वों का आकार बराबर हो जाता है किसके, 5D श्रेणी, यानी कि तृतीय संक्रमण श्रेणी के। पहला रिजल्ट ये निकल के आया। जबकि होना क्या चाहिए था, 4D का आकार छोटा होना चाहिए था और 5D का बड़ा होना चाहिए था। दूसरा जो रिजल्ट निकल के आता है कि जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड साइडों, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। तीसरा क्या होता है, तीसरा निकल के आता है कि घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि। घनत्व में वृद्धि होती है। लेंथ एंड एंथैल्पी, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होना चाहिए, आयनन एंथैल्पी का मान क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं ओर चलने पर आयनन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो 5D श्रेणी के तत्व होते हैं उनकी आयनन एंथैल्पी उच्च हो जाती है, किससे, 3D और 4D से। जबकि होना क्या चाहिए था, वर्ग में हम जब ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो 5D का आयनन एंथैल्पी कम और 3D और 4D का क्या होना चाहिए था, ज्यादा। लेकिन यहां पर जो चौथा है आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव, 5D श्रेणी का क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। किसकी तुलना में, 3D और 4D श्रेणी। जबकि होना किसका चाहिए था अधिक, 3D और 4D का। जबकि थ्री डी श्रेणी का आयनन विभव अधिक होना था। लेकिन लैंथेनॉइड संकुचन के कारण क्या हो जाएगा, 5D श्रेणी के जो तत्व होंगे उनका आयनन विभव क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये इसके परिणाम थे। इसके बाद लिखो ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण
तो जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं सामान्यतः कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे थे? कल हमने M3+ के लिए निकाला था। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कौन सी? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? स्थायी होती है, जो कि स्थायी है। क्या है? स्थायी। लेकिन कुछ तत्व क्या दिखाते हैं? +2 और +4 भी। कुछ तत्व +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। अब जैसे सीरियम हो गया, ठीक है, यटर्बियम हो गया, टर्बियम हो गया और यूरोपियम। जैसे जो है सीरियम +4 भी दिखाता है, ठीक है, यटर्बियम YB ये भी +4 भी दिखाता है, ठीक है, और यूरोपियम जैसे +2 दिखाता है और टर्बियम दिखाता है +4। EU क्या दिखाता है? +2 भी दिखाता है, ठीक है। सेमारियम हो गया SN2+, तो ये क्या दिखाते हैं? +2। ये तो जैसे यहां पर +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व हैं, उनको +3 में बदला जा सकता है। क्या बोला? जिन तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 और +4 है। +2 और +4 ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले तत्वों को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदला जा सकता है। जैसे +4 वाला है, जैसे मेरे पास सीरियम 4+ है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? सीरियम 3+ में। किसमें करना है? सीरियम +4 को कन्वर्ट करना है किसमें? सीरियम +3 में। तो क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करवाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अरे 4+ का मतलब क्या है? कि 4 इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास। 3+ का मतलब क्या है? कि 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रखे। तो इस 4+ वाले को कितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करवाऊंगा? 1। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीरियम 3+। जैसे यूरोपियम है 2+ वाला है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? 3+ में। तो क्या करवाऊंगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या करवाऊंगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो क्या बोलते हैं? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। अब देखो, जिसका अपचयन होता है वो क्या बनता है? अरे जिसका ना अपचयन होता है वो क्या बनता है? जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक। अरे जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? अपचयन। तो मतलब ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीकरण करवाने वाला, लेकिन खुद का क्या करेगा? वो अपचयन करेगा। खुद का क्या करेगा? अपचयन। अपचय का मतलब क्या है? कि
अपचयन करवाने वाला, लेकिन खुद का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन स्टेट है।